सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस का पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेल वॉल इसके बारे में पढ़े, उसका लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे ओल्ड वीडियोस का। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील वी प्रिपेयर्ड, वी हैड put iodine solution on the peel. Why? अब इसी के बारे में बताने वाला है। What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? तो देखिए, हमें पहले एक पिक डायग्राम दिखाया गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस आपको दिखाता हूँ। ये वो डायग्राम है ओनियन पील का। तो इसमें मिलाया गया था टेम्पररी अमाउंट ऑफ वी है आयोडीन सोल्यूशन मिलाया गया था, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू होता है। आयोडीन ब्लू कलर का होता है इस वजह से, ठीक है। तो अब अगर बिना आयोडीन डाले हुए अगर सोल्यूशन करें तो ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द पील, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड according to their chemical composition? Different region of cells get colored differently. तो अलग अलग तरह के मतलब सेल्स को जो उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अलग तरह का हो, तो उन लोगों को मतलब केमिकल रिएक्शनों के अलग सा कलर दे देगा आयोडीन अगर उसमें डालेंगे तो। some region appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue solution to stain the cells. We have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our own body. तो ये एक्टिविटी है, ये तो आपको खुद ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए, द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो भी सेल होता है ना, उसके अंदर में दो तरह का मेम्ब्रेन होता है। पहला मेम्ब्रेन होता है जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि यही है जो सेल के अंदर में, जो न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर में जो भी मतलब ऑर्गेनल्स हो गए, या जो भी स्ट्रक्चर्स या जो भी मतलब ऑर्गेनल्स ये सब कुछ है या है जो भी, तो उन्हें न्यूक्लियस से अलग रखे, इसके लिए ऐसा करते हैं। और the nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, which we will talk about in section 5.2. तो अब बताना और साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये बताया कि पोर्स होंगे, तो कुछ पोर्स इस तरह से होंगे, लाइक कि जैसे मान के चलिए इस तरह, में डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, रुकिए, इस तरह से, लाइक कि यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, फिर दूसरा वाला यहाँ पे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, जिसके थ्रू वो आ सकेगा जो भी ज़रूरत है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस कुछ इस तरह का होता है, इस डायग्राम में देखिए। तो न्यूक्लियर नहीं, इस डायग्राम से आप नहीं समझ पाएंगे, और दिखाता हूँ आपको। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो विजिबल होते हैं रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब देखिए, जैसा मैंने बोला था, सेल डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से होता है। तो उसी के लिए मतलब न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके थ्रू होता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid, उसी को DNA कहते हैं। तो चीज़ देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि मान के चलिए एक बड़ा सा सेल है जो डिवाइड होने वाला है,
यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये सेंटर से डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होता है तो ये छोटा सा यहाँ पे रहेगा और छोटा सा यहाँ पे रहेगा। दोनों के पास न्यूक्लियस होंगे, ये कि दोनों छोटे हो जाएंगे, इसका हाफ हो जाएगा, तो मतलब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल फंक्शन। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब देखिए जो डीएनए होता है वो एक तरह का एक डाटा है जो आपके मतलब पूरे शरीर का, कि आपका शरीर कैसे वर्क करता है, आपके शरीर के अंदर क्या क्या है। उसी तरह सेल का भी होता है, ठीक है। और जो सेल है वो इंफॉर्मेशन आपको पूरा रखता है, और डीएनए को ही जीन्स भी कहा जाता है फंक्शनल सेगमेंट पे। और इन अ सेल which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material। अब देखिए डीएनए जो है ना, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्रोमैटिन में ही मतलब होगा। और जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एंड इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। वो मतलब थ्रेड के तरह दिखने वाला होगा क्रोमैटिन, जो बाद में जाके क्रोमोसोम्स में खुद ही बन जाता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin materials get organized into chromosomes। जैसे मैंने बताया वो डिवाइड के समय में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बन जाता है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells। अब देखिए यही जो मैंने बताया था कि दो सेल्स, एक सेल है तो वो ब्रेक डाउन होकर दो पार्ट में हो जाएगा, इसलिए दो न्यू सेल्स आ जाएंगे। इट ऑल्सो प्लेज ए crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell, ठीक है। In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane। देखिए जो बैक्टीरिया होता है तो उसका मतलब उसके पास न्यूक्लियर होता नहीं है, मतलब न्यूक्लियस मतलब नहीं सॉरी न्यूक्लियस होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। लाइक जैसे ये देख सकते हैं न्यूक्लियस का, एक आप बात जान लीजिए, मतलब जिस भी सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसका जो न्यूक्लियस है ना उसका एक फिक्स शेप होगा, ठीक है, उसका एक फिक्स शेप होगा। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन containing only nucleic acid is called a nucleoid। अब जो भी ऐसे मतलब तरह के मतलब सेल्स होते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करते हैं जो न्यूक्लियोइड होता है। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकार्योटिक। जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेल्स मेनली दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर में ही प्लांट सेल और एनिमल सेल आते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन होता नहीं है। आगे जाके आप और भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और भी ज़्यादा फर्दर क्लासेस में। प्रो इज इक्वल्स टू प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट मतलब कैरियन न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotic। जैसे मैंने बताया जो सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सी फिगर 5.4 also lack most of the other cytoplasmic organelles। You can see किस तरह से मतलब इसके न्यूक्लियर का कंपोज है। कुछ यहाँ पे इतना बड़ा न्यूक्लियस है जो कि होना चाहिए था छोटा सा एकदम गोल सा, है कितना सारा फैल गया पूरी तरह से पतला लेयर। अब देखते हैं
present in eukaryotic cell, many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. और देखिए जो भी मतलब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ये सब मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फंक्शन होता है ना सच ऑर्गेनल जिसके पास मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसमें जो क्लोरोफिल होता है ना इन photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membranous vessels, bag like structures, but not with plastids as in eukaryotic cell. See section 5.2.5. तो अब ये तो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बात है कि जो भी मतलब सेल्स होते हैं प्लांट सेल्स, मेनली प्लांट सेल्स के पास होता है क्लोरोफिल। मैं तो आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। क्लोरोफिल और प्लास्टिड कोई एक तरह से क्लोरोफिल कह सकते हैं, प्लास्टिक के अंदर में क्लोरोफिल आता है। क्लोरोफिल क्या करता है, वो सिंपली जो भी प्लांट का जो लीफ होता है ना, आप देखे होंगे तो उसका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो अब ये जिस भी प्लांट का जो भी मतलब लीफ होगा जो कलर ग्रीन नहीं होगा, तो समझ लीजिएगा कि क्लोरोफिल या तो उसके अंदर कमी है या उस प्लांट का ऐसे ही होता है, उसका मतलब उसके अंदर का ऐसे ही अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं, या प्लास्टिड्स कह सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स ही क्लोरोफिल मतलब एक तरह से कह सकते हैं। और अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये फिगर 5.4 आगे जाके हम लोग देखेंगे। हाँ ये रहा फिगर नहीं सॉरी 5.2.4 साइटोप्लाज्म। तो हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं अभी। जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है उसके आउटसाइड और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो चीज़ ज़्यादातरली ऑक्यूपाई किया हुआ अपना मतलब ज़्यादातरली मतलब है मौजूद ऑर्गेनल्स के अलावा भी, तो वो है साइटोप्लाज्म। तो व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट्स ऑफ ओनियन पील as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region take up very little stain. तो जो भी इन दोनों के बीच में आते हैं तो वो होता है साइटोप्लाज्म मेनली, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका सारा और सेल ऑर्गेनल्स ये सब हो जाता है। और होता है द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It also contains many specialized cell organelles. जैसे मैंने बताया उस सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर में ही है. Each of these organelles performed a specific function for the cell. तो ये सारी चीज़ें मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं ऑर्गेनल्स. अब देखिए आप एक और तरह से समझिए कि साइटोप्लाज्म में है ना वो एक सेल के लिए खून की तरह मतलब लाइक अ ब्लड. ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है. ज़्यादातर अमाउंट में सेल वही रहता है और साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है. जिसमें कम होता है तो उसको मतलब जैसा मतलब इंजरी ये सब कुछ हो सकता है, सेल का प्रॉब्लम हो सकता है. सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन्स. सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से क्लोज होते हैं. इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट. तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तो वो एब्सेंट होते हैं इसमें, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुका है. सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, सब में रहता है. बताया था कि वो मतलब एज सेल मेम्ब्रेन होता है. जो सेल मेम्ब्रेन हो गया यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या वैक्यूल्स हो गया या मतलब साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये सब चीज़ होता है कि जो हर एक सेल में मौजूद रहता है. तो ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स. तो मतलब ये सब मतलब मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो दो मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन के अंडर में आते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस. तो मेम्ब्रेन का जो इलस्ट्रेट है वो एग्जाम्पल से वायरसेस का, क्योंकि आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि वायरसेस जब भी मतलब एटमॉस्फेयर में होता है, जब तक वो किसी बॉडी में मतलब आता नहीं है तब तक वो मतलब लाइक नॉन लिविंग बिहेव करता है. इसी वजह से वायरसेस को मतलब मारना बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे कोरोना वायरस हो गया, एड्स हो गया, HIV हो गया, ये सब को. वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू not show characteristics of life until they enters a living body and use it cell machinery to multiply. देख सकते हैं. तो ये क्या करता है कि यहाँ तक कि वायरसेस बैक्टीरिया तक को
नहीं छोड़ता है तो हम लोग को क्या छोड़ेगा। वायरसेस क्या करता है कि सिंपली वो आपके मतलब बॉडी के अंदर आ गया। जैसे ही वो आपके बॉडी के अंदर आएगा तो जहाँ पे आपके सेल्स मतलब बन रहे हैं, मतलब नए नए सेल्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाके उससे अपने मतलब वायरस कब्जा कर लेगा वहाँ पे और फिर खुद के जैसे अलग अलग बनाने लगेगा। मतलब WBC को मान के चलिए जो होते हैं ना, तो उनको पहले ही वो मतलब रोक देता है बनाना, मैन्युफैक्चरिंग उनका रोक देता है। और अब देखिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर में ऑर्गेनल्स आते हैं, तो अभी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में देखिए, every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब देखिए, प्रत्येक सेल जो होता है जो मेम्ब्रेन से मतलब अराउंडेड रहता है, मतलब प्रोटेक्टेड रहता है, उसे मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मतलब सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वरना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल होती है, तो वो मतलब अंदर ना आ जाए इसके लिए। और जो भी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जिसमें आए हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो उन्हें ना केमिकल एक्टिविटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा उनके मतलब हम लोग के फंक्शंस ये सब में बहुत ज़्यादा मतलब होता है सेल्स के रिकॉर्ड। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लेटर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स। अब यही जैसे बताया था, विथ इन देम सेल्फ्स, वो अपने लिए मतलब उनके पास बाउंड मतलब ये है, लाइक कि आपका जो बोन है वो आपके ब्लड वेन्स या ब्लड ये सब हो गया, नर्व्स हो गया, वो सब से मतलब अटैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उन सब के इर्द गिर्द में, उन लोग के सेल्स के इर्द गिर्द में एक न्यूक्लियर सॉरी केमिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन तो वही उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए, एक तरह से आप मान सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब ये होते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब देखने में और उनका फीचर्स ये सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक यूकैरियोटिक सेल्स में आता है, जो हम लोग को हार्मफुल मतलब हम लोग के अंदर बीमारियां मतलब ये सब डाल देता है। और जो सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ कुछ होते हैं जो मेम्ब्रेन की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले में। तो उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक तरह का माइक्रोस्कोप है, जो अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप में से लिखा होगा। स्क्रीन रोटेशन रोकना पड़ेगा। हाँ, तो और वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में ही बात कर रहे थे। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids. They are important because they carry out some very crucial functions in cells. अब देखिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रीथ करने के लिए नोज, लंग्स ये सब है, डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक हो गया, लंग और भी बहुत सारे तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन्स ये सब हो गए, तो उसी तरह जो सेल है उसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होने वाले हैं, तो ऑर्गेनल्स होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, अब ये 5.2.5 का पहला है, मतलब क्योंकि ये द ऑर्गेनल्स से है। तो देखिए, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लार्ज नंबर में मतलब मेम्ब्रेन में बाउंडेड है और ट्यूब्स की तरह मान सकते हैं। और इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वेसल्स की तरह मतलब ये है। और जो ER है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं।
ER membrane is similar in structure to the plasma membrane, वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। और जो ER होता है वो दो तरह का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। तो अब हम लोग ER के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। अब इनके अंदर में क्या क्या आता है, तो दो तरह का ER होता है, तो उन दोनों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जो मतलब इसके बारे में आप पहले भी पिछले साल भी पढ़े होंगे, लेकिन आप इसमें और अच्छे से बताया हुआ है, तो आप और देखिएगा ज़रूर। RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स rough under a microscope because it has a particles called ribosomes attached to its surface। मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो उसके मतलब सरफेसेस पे अटैच होते हैं, जिस वजह से वो रफ कहलाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द सीड्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, जो भी प्रोटीन होता है ना, जो भी सेल में प्रोटीन बनता है, तो वो राइबोसोम बनाता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो ER के थ्रू यानी रफ ER के थ्रू मतलब वो प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल में भेजा जाता है। द SER soft endoplasmic reticulums helps in the manufacturing of fat molecules or lipids important for cell functions. Some of these protein and lipids help in building the cell membrane। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है, जिसका मैंने पहले ही बताया था जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। तो जो SER है एंड जो RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दोनों एक प्रोटीन बनाता है, एक लिपिड्स बनाता है, तो इसके और फैट भी बनाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन एंड लिपिड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन जो होता है नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। जो भी मतलब अदर प्रोटीन्स लिपिड्स होते हैं, जो एंजाइम्स हो गए या हॉर्मोन्स हो गए, ऑल थ्रू द ER वेरियस ग्रेटली इन appearance in different cells, it always forms a network system। ये एक तरह का नेटवर्क सिस्टम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस डायग्राम को देखिए, ये है एनिमल सेल यानी ह्यूमन सेल पे आप इसको कह सकते हैं। एनिमल सेल यानी ह्यूमन सेल ही होता है, तो उसके बारे में है थोड़ा बहुत, उसका डायग्राम है ये। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, एक और गोल्गी एपरेटस होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस एनवेलप होता है। न्यूक्लियस एनवेलप, न्यूक्लियस के अंदर ही और भी बहुत सारे तरह के आते हैं, उनमें से एक न्यूक्लियस एनवेलप है। न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म पूरी जगह पे जो ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, ये सब साइटोप्लाज्म है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स ये सब देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स भी जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, और सेंट्रियोल हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सब हम लोग अब आगे जाके पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ चुके हैं। Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। तो ER जो है वो एक ट्रांसपोर्टिंग में भी मदद करता है सेल के अंदर में। The ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। वो मतलब इसमें मतलब करता है वो बहुत ज़्यादा ER मतलब इम्पोर्टेंट एक है ऑर्गेनल इन द liver cells of the group of animal called vertebrates, see chapter 7। SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं तो उनमें SER जो होता है वो एक और मतलब चीज़ करता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और पॉइजन्स और ड्रग्स को। ठीक है, ये देखिए ये कौन से सेल का है, ये प्लांट सेल का। देख सकते हैं प्लांट सेल का एकदम हम जो एनिमल सेल होता है वो थोड़ा सा मतलब लाइक फिक्स नहीं रहता है उसका शेप, लेकिन इसका फिक्स्ड रहता है शेप। तो इसमें भी ज़्यादातर आपको सेम चीज़ें मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें
सेम नहीं है, और वो है एडजेसेंट सेल वॉल है एक और साइटोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है एक और, क्लोरोप्लास्ट मे बी, क्लोरोफिल ही क्लोरोप्लास्ट एक तरह से। अब हम लोग पढ़ने वाले गोल्गी एपरेटस। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है पहले वाले की तरह, तो अब हम लोग अगले वीडियो में गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। बाय।